नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और पढ़ाई वढ़ाई चल रही है आप लोगों की सबकी। चलिए, आप लोग पढ़ाई करते रहिए। जैसे कि मैंने बताया ही है कि लॉकडाउन चल रहा है और पढ़ाई के सिवा कोई काम भी नहीं है हमारे पास, तो सिर्फ पढ़ाई करते चलते हैं। थोड़ा बहुत पढ़ाई करिए, थोड़ा बहुत एंजॉय करिए, खेलिए कूदिए, सब कुछ करिए, लेकिन पढ़ाई पे विशेष फोकस रखिए आप लोग। ठीक है। लास्ट टाइम जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, ट्रेड टू टेरिटरी पढ़ाया था, मैं ये चैप्टर था और मैं पढ़ा चुका था कि कैसे अंग्रेज व्यापार के लिए भारत आए और व्यापार करते करते कैसे उन्होंने भारत पे शासन करने लगे, राज करने लगे, भारत को कैसे गुलाम बनाने का रास्ता कैसे खुला उनका, कि पहले प्लासी का बैटल लड़ा और जीता, फिर बक्सर जीता, उसके बाद मैसूर राज्य कैसे उन्होंने मैसूर को अपने कब्जे में किया। ये सब धीरे धीरे मैंने आपको 2 वीडियो के थ्रू आपको पूरा बताया हुआ है। ठीक है। आज हम लोग आगे चलते हैं और आगे पढ़ते हैं। क्या पढ़ना था आपने, मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि हम पढ़ेंगे मराठास के बारे में। जब मैंने बताया था कि मैसूर की लड़ाई चल रही थी पहले बैटल में, और दूसरे बैटल में मराठा ने भी कभी अंग्रेजों का साथ, कभी मैसूर का साथ दिया था। तो चलिए हम लोग मराठों को भी पढ़ते हैं। ये एक्चुअली में मराठा का था क्या कि मराठे जब 80th सेंचुरी चल रही थी, उसका मिड टाइम था, जब बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था 1761 में। कब हुआ था बैटल ऑफ थर्ड पानीपत? 1761 में हुआ था। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। यहां पर मराठे बुरी तरीके से हार गए थे, तो इस वजह से उनका सपना चूर हो गया था। उनका सपना क्या था कि वो दिल्ली से पूरे देश को शासन करें, लेकिन जब ये बैटल ऑफ पानीपत, ये थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ और वो हार गए, तो पूरी तरीके से उनका मनोबल टूट गया। लेकिन फिर धीरे धीरे वो अपने आप को मोटिवेट किए और धीरे धीरे अपनी शक्ति को फिर से इकट्ठा किए, फिर आगे बढ़े, फिर अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने लगे, धीरे धीरे अपने आप को मजबूत बनाते गए। मराठों में एक्चुअली में था क्या, मराठे बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए थे, जैसे गायकवाड़, भोसले, सिंधिया, ये सब मराठे अलग अलग थे। लेकिन ये जब एक साथ मिल के आते थे तो ये किसके अंडर में हो जाते थे? पेशवा के अंडर में हो जाते थे। ये एक साथ मतलब ये सब इन लोगों की टीम बनती थी। एक जैसे कहा नहीं जाता है कि एक टीम बना दी गई, छोटे छोटे जैसे भोसले, सिंधिया, गायकवाड़, ये सब आए और एक टीम बना दी गई। और ये किसके अंडर में रहते थे? पेशवा के अंडर में रहते थे। पेशवा जो कि पुणे में रहते थे। ठीक है। इस समय 2 बहुत ही शक्तिशाली सेनापति थे मराठों के, जैसे एक थे आपके सिंधिया में महंत जी सिंधिया और दूसरे थे नाना फडणवीस। ये 2 लोग बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली और मतलब मजबूत थे, सेनापति भी थे और राजनीतिक भी थे, इंटेलेक्चुअल पर्सन भी थे ये। ठीक है। तो ये इन्हीं के अंडर में सारा क्रियाकलाप होता था, लड़ाई, आगे की रणनीति जो भी बनती थी, जो भी प्लानिंग होती थी, इन्हीं के अंडर में होती थी सब कुछ। तो धीरे धीरे जब आगे बढ़ते हैं तो पहला जब मराठा और अंग्रेजों का पहला जो बैटल होता है वो 1782 में खत्म हो जाता है। ये बिना निर्णय के खत्म होता है, इसमें कोई ना जीतता है ना कोई हारता है। पहला बैटल कब होता है? 1782 में बैटल खत्म हो जाता है और इसमें कोई नहीं जीतता है, ना अंग्रेज जीत पाते हैं ना मराठा जीत पाते हैं। ये फिर जब कोई जीत नहीं पाता तो होता क्या है, हमेशा की तरह एक ट्रीटी होती है। तो ये कौन सी ट्रीटी हुई थी? यहां पर सालगांव की ट्रीटी। क्या नाम था? सालगांव की ट्रीटी हुई थी। ठीक है। उसमें जो हारता है वो उसको एक दूसरे को वापस कर देता है। इसी तरह आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो फिर मराठा जब फिर अंग्रेज अपनी शक्ति को और बढ़ाते हैं, मराठा भी अपनी शक्ति को बढ़ाते हैं। तो दूसरा बैटल चालू होता है कब? 1803 से चालू होता है और एंड कब होता है इसका? 05 तक। 2 साल ये बैटल चलता रहता है। इस समय अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था? 4। इस समय 1798 में मैंने बताया था आया कौन था, आप लोगों को याद होगा, सब्सिडरी अलायंस का जन्मदाता मैंने बताया था कौन? लॉर्ड वेलेजली था। ठीक है। तो वही इस समय था। तो इस समय मराठा हार जाते हैं बुरी तरीके से। तो हार जाने के बाद क्या होता है, फिर ये आधे राज ले लेते हैं या ये कर लेते हैं, ये सब कुछ नहीं होता है। होता क्या है कि एक और संधि होती है, देवगांव की ट्रीटी कहलाती है। संधि मीन्स ट्रीटी होती है, देवगांव की ट्रीटी होती है। उसमें क्या होता है कि यमुना तक के आगे के उत्तर के भाग अंग्रेज अपने कब्जे में कर लेते हैं, फिर और बाकी को छोड़ देते हैं मराठों को। फिर इसी तरह फिर
आगे शक्ति बढ़ाते हैं मराठे, फिर बढ़ाते हैं अपनी आप को, बार बार वो चेक करते रहते हैं कि हम लड़ पाएंगे या जीत पाएंगे कि नहीं, इसी तरह आगे बढ़ते रहते हैं। इसी समय जब तीसरा बैटल होता है मराठास और अंग्रेजों का, वो होता है 1817 से 19 तक चलता है ये बैटल, थर्ड बैटल। इस समय अंग्रेजों का गवर्नर जनरल कौन होता है? लॉर्ड हेस्टिंग, बहुत ही काबिल योग्य था। और वो जब ये तीसरा बैटल होता है तो इसमें मराठा बुरी तरीके से पराजित होकर उनके सारे सपने चूर चूर हो जाते हैं और वो अब दोबारा खड़े होने के लिए बिल्कुल ही नहीं बचते हैं। उनका पूरा मनोबल, आत्मविश्वास सब खत्म हो जाता है और नाना साहब को बिठूर भेज दिया जाता है, उनको सालाना पेंशन पे, मतलब एनुअल पेंशन पे भेज दिया जाता है बिठूर। पुणे से इनको कानपुर भेज दिया जाता है, बिठूर कानपुर में पड़ता है, ठीक है। तो इस समय जब लॉर्ड हेस्टिंग इनको हराता है तो उसके बाद लॉर्ड हेस्टिंग और अंग्रेज जो ये कंपनी थी उन लोगों की बैठक होती है, तो उन लोगों ने एक नियम पारित करते हैं। कौन सा? वो एक क्लेम करते हैं। किस चीज, कौन सा क्लेम करते हैं? द क्लेम ऑफ पैरामाउंटेसी, मतलब सर्वोच्चता का क्लेम करते हैं। सर्वोच्चता का क्लेम करने का मतलब क्या हुआ? चलिए हम लोग आज पढ़ते हैं क्या मतलब हुआ सर्वोच्चता का क्लेम करना। द क्लेम ऑफ पैरामाउंटेसी का मतलब यह हुआ कि अब भारत में ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है, ऐसी कोई भी ताकत नहीं है जो अंग्रेजों को हरा पाए। तो इसलिए अंग्रेज सबसे ज्यादा शक्तिशाली हैं, सर्वोच्च हैं। तो वो अब कोई भी राज्य को, कोई भी मतलब जिला है, राज्य है, जो भी है, सब वो किसका हो जाएगा? अंग्रेजों का हो जाएगा, जो भी वो लेना चाहेंगे। यही था द क्लेम ऑफ पैरामाउंटेसी। बट लेकिन ये ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया अंग्रेजों का, क्योंकि भारत बहुत छोटे छोटे राज्यों से मिलकर बना, बहुत छोटे छोटे एरियाओं से मिलकर बना हुआ, हर जगह कोई ना कोई बलशाली मौजूद था, शक्तिशाली मौजूद था। इसी तरह कित्तूर की एक रानी थी, रानी चेन्नम्मा। कित्तूर जो कर्नाटक में पड़ता है, वहां की एक रानी थी, रानी चेन्नम्मा। उन्होंने विद्रोह कर दिया अंग्रेजों के विरुद्ध, लड़ाई चालू कर दी। तो वो मानने को तैयार नहीं थी, ये सर्वोच्चता का पैरामाउंटेसी मानने को तैयार नहीं थी। तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया 1824 में। रानी चेन्नम्मा को कब वो किया गया, गिरफ्तार किया गया 1824 में, और 1830 तक जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई, वो मर गई। यही चलता रहा, आगे धीरे धीरे होता रहा। फिर एक सबसे शक्तिशाली, या सबसे कहा जाए तो कूटनीतिज्ञ शक्तिशाली, दिमाग का शक्तिशाली आया, गवर्नर जनरल। कौन? लॉर्ड डलहौजी। उसने एक नियम लाया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, मतलब व्यापकता का सिद्धांत। यह सिद्धांत क्या था कि जहां भी किसी भी राज्य, किसी भी नवाब, किसी भी राजा के यहां कोई भी उनका अगर सगा लड़का नहीं या सगा बेटा या बेटा नहीं होगा तो वो राज्य उनसे छीन लिया जाएगा। इसी तरह उन्होंने सबसे पहले 1848 यानी 1848 में संभलपुर को, माफ कीजिएगा, सतारा को सबसे पहले अपने कब्जे में लिया। 1848 यानी 1848 में सतारा को अपने कब्जे में लिया। 1850 में संभलपुर को लिया। 1852 में उदयपुर को लिया। यह उदयपुर राजस्थान वाला नहीं है। और फिर उसके बाद 1853 में किसको लिया बताइए आप लोग? कुछ याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है। 1853 में नागपुर को लिया या झांसी को लिया? आप लोग बताइए, ये आप लोग सोच के बताइए हमें कि 1854 में झांसी है या 1853 में झांसी है। देखिए सबसे पहले कहां हुआ? झांसी है 1854 में और नागपुर है 1853 में। झांसी में एक्चुअली था क्या, रानी लक्ष्मीबाई थी, सबको पता ही है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। तो उनका जो लड़का था दामोदर राव, जो उनका दत्तक पुत्र था, दत्तक मीन्स एडॉप्टेड सन, तो ये अंग्रेज मानने को तैयार नहीं थे। इसीलिए रानी लक्ष्मीबाई ने क्या किया? विद्रोह कर दिया अंग्रेजों के विरुद्ध, और लड़ते लड़ते ग्वालियर में जाकर मरी थी, लड़ते लड़ते अंग्रेजों के विरुद्ध। और सबसे बेकार तो तब हुआ 1856 अवध मीन्स ये यूपी का एरिया जो होता है अवध, वो तो ना दत्तक पुत्र थे, ना अडॉप्टेड सन थे, ना कुछ थे, वो तो प्योर रियल सन थे। बट लेकिन वहां पर क्या हुआ? अंग्रेज बहुत ही दिमाग के चालू थे,
सबको पता है अंग्रेज बहुत दिमाग के चालू हैं। वो उनका क्या था, वो तो लूटने के विचार से आए थे, लेकिन लूटते लूटते उन्होंने देखा भारत, पहली बात भारत एक संगठित नहीं थे ना, भारतीय आज भी संगठित नहीं है और पहले भी नहीं थे, इसी वजह से वो राज कर गए और हम लोग को गुलाम बना दिए। आज भी देखिए क्या चल रहा है, कोई संगठन दिख रहा है आप लोगों को, कोई इकट्ठता यूनिटी है भारत में? बहुत कम, कोई इसमें तो कोई उसमें, कोई उसमें, कोई कहता है मैं इस ग्रुप का हूं, कोई मैं इस ग्रुप का हूं, मैं इसको फॉलो करता हूं, उसको, कोई यूनिटी ही नहीं है। इसी तरह उस समय यूनिटी नहीं थी, तो यही हुआ। तो 1856 में अवध के नवाब वाजिद अली शाह बहुत ही अच्छे नवाब थे, अपने कारीगरों को, अपने श्रमिकों को बहुत सम्मान देते थे, और वो चित्रकारी और ये सारे चित्रकारी और जितने भी लोग उनके यहाँ काम करते थे, जो भी जिनके पास जो भी कुछ टैलेंट था, सबकी बहुत इज्जत करते थे। वो खुद भी एक शायर थे, अच्छे शायर थे। तो क्या हुआ, उनके ऊपर एक आउटरम था। आउटरम कौन था? वो अंग्रेज का एक मतलब तर्कशास्त्री था और रिपोर्ट देता था। तो उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की अवध की, आउटरम ने, उसमें लिखा कि यहाँ की जनता नवाब से बहुत ज्यादा पीड़ित है, प्रताड़ित की जाती है, उनका शोषण होता है, हैरेसमेंट किया जाता है, इस वजह से ये रिपोर्ट बना के दिया। इसके आधार पर, इसी को बेस बना के अंग्रेजों ने वाजिद अली शाह को गद्दी से हटा दिया। कहा कि आप जनता का ख्याल नहीं रखते हैं और जनता का शोषण कर रहे हैं, इसलिए आप राज्य नहीं कर सकते। और जबकि जनता, ये विपरीत था, जनता बहुत अपने राजा को मानती थी। यही सब कारण थे कि 1857 की महान क्रांति हुई, 1857 का रिवोल्ट हुआ, इसी यही सब चीजों को देखते हुए बस। बट लेकिन क्या किया जा सकता है, अंग्रेज तो अंग्रेज, उन्होंने किया, जनता आंख बंद करके अपने नवाब को जबकि फॉलो करती थी, बट लेकिन उन्होंने रिपोर्ट तैयार की, यहां से गद्दी से हटा दिया गया। ये तो हो गया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाला सिद्धांत, व्यापकता का सिद्धांत, ये हो गया। अब क्या था, 1830 यानी 1830, इस समय अंग्रेजों को सबसे ज्यादा डर किससे था? रशिया से, रूस से डर था। उन्हें यह डर था कि भारत के ये उत्तर और ये पश्चिम, ये वाला एरिया, ये एरिया से अंग्रेजों को बहुत डर था कि रशिया कहीं यहां पे हमला ना कर दे, एशिया में हो और सबसे पहले भारत पे ना हमला कर दे तो हमारी सत्ता चली जाएगी। तो इसलिए वो इस तरफ की ओर अब ज्यादा ध्यान देने लगा। तो सबसे पहले उसने अफगान की तरफ हमला शुरू कर दिया और 1800 यानी और अफगानों से हमला शुरू कर दिया, और 1838 से लेके 1842 तक लड़ाई चलती रही, और फिर 1842 में अफगान को अपने कब्जे में कर लिया। उसके बाद 1843 में सिंध को भी अपने कब्जे में कर लिया। 1843 में किसको कब्जे में किया? सिंध। ये सब क्यों कर रहा था? क्यों? क्योंकि उसे रसिया से डर था, उस साइड से वो हमला कर सकता है, इसलिए वहां पर वो अपने आप को मजबूत बना रहा था। कहां पर? नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है। अब इसके बाद वो उनका दिमाग जाता है कहां पर? पंजाब में। पंजाब में, फिलहाल पंजाब में उस समय कौन थे? महाराजा रणजीत सिंह थे, जो बहुत ही काबिल सेनापति थे, बहुत ही काबिल योद्धा थे। उनके रहते रहते तो अंग्रेज कुछ कर नहीं पाए। 1839 में जब वो मर गए तो अंग्रेजों को रास्ता मिल गया वहां पर भी राज करने का। तो 1839 के बाद पंजाब से 2 युद्ध होते हैं और 1848 तक पंजाब पूरी तरीके से अंग्रेजों के कब्जे में चला जाता है। ये तो था अंग्रेज कैसे आए, व्यापार के माध्यम से उन्होंने कैसे भारत के राज्यों को लूटा, लूटने के साथ साथ उनका दिमाग खुल गया यहां की सत्ता पे घुसने का। धीरे धीरे राज्यों को कैसे हथियाने लगे, अलग अलग तरीका बनाने लगे कि राज्यों से हथियाने लगे, कैसे उनके राज्य को अपने कब्जे में कर ले। राज्य को हथियाने का मतलब यह था कि यहां से जितना शोषण हो जाए। मान लीजिए आपको कोई राज्य दे दिया जाए, कोई पद दे दिया जाए, तो आप क्या करेंगे? अगर आपकी महत्वाकांक्षा, आप बहुत ज्यादा एम्बिशियस हो तो क्या करोगे? आपको पैसे की बहुत लालसा हो तो क्या करोगे? तो आप उसको लूटोगे। सिंपल सा यही अंग्रेजों का तरीका था। तो अंग्रेजों ने धीरे धीरे लूटा, भारत को कब्जा किया, भारत के राज्यों पे। 1857 तक भारत के 63% पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया था और 78% पॉपुलेशन पर सीधे अंग्रेजों का कब्जा था। तो मेरी नजर में अंग्रेज व्यापार करने तो आए थे, बट भारत की कमजोरी, भारत के लोगों की कमजोरी, ये एकता ना होना,
राजाओं का ध्यान ना देना, अपनी विलासता पे जीवन बिताना, ये सब कारण है भारत को गुलाम बनाने के। ये तो पहला चैप्टर था, बिगनिंग चैप्टर था आपका, जिसमें मैंने बेसिक से आप लोगों को बताया कैसे आए, व्यापार करने आए, समुद्री मार्गों से कौन सी लड़ाई लड़ी, प्लासी लड़े, बक्सर लड़े, फिर मैसूर का बताया, पंजाब बताया, सिंध बताया, अफगान बताया, मराठास बताया। तो ये सब धीरे धीरे चलता रहा। अभी अगला चैप्टर जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको और पता चलेगा उन्होंने किस तरह घुसे, किस 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 चीज का उन्होंने फायदा उठाया, किस चीज का जो हम लोग की कमजोरी रही उसका उन्होंने हर समय फायदा उठाया। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम फिर देखेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़िए और सुरक्षित रहिए और घर पे रहिए और कोशिश करिए आपके आसपास जो भी गरीब हों उनकी जरूर मदद करिए। अगर आप 2 रोटी अगर आपके पास है तो 1 रोटी उनको जरूर खिलाइए, वो भी हमारे भाई और बहन है। तो प्लीज देखिए, हम लोग को जीतना है, कोरोना वायरस से जीतना है, तो प्लीज हम लोग को एक होना पड़ेगा। आज हम लोग एक होंगे तो भारत जीतेगा। तो प्लीज मेरी आपकी हाथ जोड़ से रिक्वेस्ट है आप सभी से